हम सब वो गौरवशाली पीढ़ी है जो 77वां गणतंत्र दिवस इतने उल्लास के साथ मना रही है। विश्व के सबसे बड़े और प्रभावी, शक्तिशाली लोकतंत्र को बनाने वाले संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी आज का दिन आभार प्रकट करने का है, कृतज्ञता प्रकट करने का है। उन्होंने जैसा सोचा होगा उससे ज्यादा अच्छा भारत के लोगों ने उसको लागू किया। भारत का संविधान, उस समय के जो उनके सपने रहे होंगे उसको भारत के लोगों ने बहुत अच्छे से लागू किया। इसके लिए हम सभी भारत के लोगों का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक मन में बात आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस हो रही होगी कि भारत में लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था रखी जाए, तो भारत में लोकतंत्र में एक स्ट्रांग सेंटर बने और भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स बने, इसके लिए और इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज इतने साल बाद हम सोचते होंगे ये सरल नहीं था कि एक शक्तिशाली केंद्र हो और यूनियन ऑफ स्टेट्स हो, क्योंकि जब डिबेट हो रही तो दूसरा जो मॉडल था, ग्राम आधारित व्यवस्था का मॉडल था, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का भी मॉडल था कि एक सेंटर कमजोर हो थोड़ा और एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हो, ऐसा भी था। पर ऐसे समय में इसको लागू करवाने के लिए मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा एक आभार और कृतज्ञता मानता हूं कि ऐसा लागू किया। अदरवाइज अगर ये न लागू होता तो देश कैसा होता। आप याद कीजिए 300 BC का वो कालखंड, जब चाणक्य केवल इस बात के लिए भाग रहे थे कि ये जनपदों में बटा हुआ देश किसी तरह से एक हो जाए, दुश्मन का प्रतिकार इकट्ठे होकर कर सके, ये कोशिश वो कर रहे थे। संविधान के माध्यम से ये कोशिश करी गई और आज इतने 76 वर्ष संविधान को लागू हुए हो गए, पूरे हुए। हम सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यदि देश पर कुछ होता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा। आज किसी चाणक्य को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था के जनक डॉक्टर BR अंबेडकर का बहुत बहुत आभार। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव का भी आभार, क्योंकि उनकी भी मेहनत और समझ इसमें लगी हुई थी। एक और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आभार। देश को एक करने के लिए, रियासतों को समझाने, मनाने और जरूरत पड़ी तो धमकाने के लिए भी, क्योंकि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मनाने, समझाने और जरूरत पड़ी तो धमकाने के लिए भी, ये सब काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। उद्देश्य एक ही था कि ऐसा भारत बने जैसा भारत आज बना। मैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में वाइस चांसलर था, तो उस समय हमारे गुजरात के शिक्षा मंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई चुंडासमा का एक दिन मुझे फोन आया। तो उन्होंने कहा कि मैं आज 2-4 दिनों से बहुत परेशान हूं और ये सोच सोच के परेशान हूं कि इतने साल की आज़ादी के बाद हमको अपना हित की इतनी चिंता है कि यदि किसी को पार्टी टिकट नहीं देती तो पार्टी छोड़ जाता है, अगर कुछ और हो जाता है तो घर बैठ जाता है। अपना हित इतना प्रभावी हो गया, निज हित इतना प्रभावी हो गया कि देश की चिंता नहीं करते कि उस सरदार ने इन रियासतों को मिला दिया देश के अंदर, जिनकी जमीन, जिनके महल, जिनके पैसे किसी ने उनको दिए नहीं थे, या तो इनहेरिट किए थे या उन्होंने जीते थे, लेकिन देश के लिए वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि भारत एक हो, मजबूत हो और एक अच्छे भारत, स्वर्णिम भारत और अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया उन राजाओं ने। और सरदार ने यह संभव कर दिखाया कि अगर सरदार सफल होते नहीं तो देश कैसा होता। तो आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो आपको इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। खैर, हम लोगों ने क्या किया वो एक अलग बात है। तो मैं भी सोचता हूं कि सरदार यदि सफल नहीं होते तो क्या होता। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट VP मेनन का भी आभार। तो ये प्रश्न तो बड़ा है ही ना, 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो हमको इस प्रश्न पर विचार तो करना ही चाहिए ना। कितना बड़ा प्रश्न है ये कि अगर सरदार सफल न होते, अगर अंबेडकर सफल न होते, तो क्या इतना शक्तिशाली सुरक्षित भारत का निर्माण हो पाता क्या?
चाणक्य 300 बीसी में है, तो आज कितने चाणक्य को इस देश को जोड़ने के लिए भागना पड़ता कि एक हो जाइए, जनपदों में बटा देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश, भाषा बोलने वाला देश, अलग समस्याओं से घिरा हुआ देश, सबको संवैधानिक व्यवस्थाओं से एकीकृत कर कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण रखा। आज का दिन उनको नम आंखों से याद करने का भी दिन है। आज का दिन इस बात पे भी विचार करने का दिन है, इस बात पर भी विचार करने का दिन है कि शिवाजी का देश, राणा सांगा, महाराणा प्रताप का देश, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का देश, चाणक्य और पाणिनि का देश, रामकृष्ण हनुमान का देश, गांधी सुभाष सावरकर का देश, नानक कबीर शंकराचार्य का देश, बुद्ध महावीर और सनातन का देश, गुरु गोविंद सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा सिंह बहादुर का देश, दाहिर रंजीत सिंह बप्पा रावल का देश, भगत सिंह बिस्मिल चंद्रशेखर का देश, टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अरविंद का देश, विवेकानंद तुलसी वाल्मीकि का देश, लक्ष्मीबाई झलकारी बाई चेन्नम्मा का देश, वीरों का देश, शेरों का देश, ज्ञान का देश, बलिदान का देश, त्याग का देश, तपस्या, करुणा और वैराग्य का देश। ये 800 वर्ष गुलाम कैसे रह गया? और पहला प्रश्न तो उससे भी ज्यादा मुख्य है कि ये गुलाम हुआ ही क्यों? 800 वर्ष गुलाम रह गया, लेकिन वो गुलाम हुआ ही क्यों? इतने वीरों का, शेरों का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का, तपस्या का, बलिदान का देश कैसे रह गया? ये प्रश्न पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये बदलते हुए भारत में ये प्रश्न दोबारा खड़े होंगे। तो क्या हमने ये प्रश्न आइडेंटिफाई किए हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा काम है जो भारत के बच्चों को करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कि हम गणतंत्र दिवस का मतलब क्या हमारे लिए? जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो उसका मतलब हमारे लिए क्या है? उसका मतलब है स्वशासन, सुशासन। उसका मतलब है कर्तव्य और अपनत्व, समता, सारोकार, नैतिकता, जीवन मूल्य, संस्कार, संस्कृति, मानवता, करुणा, विवेक, समझ और राष्ट्र प्रेम। ये सारे भाव हर भारतीय के मन में होने चाहिए, क्योंकि याद रखना ये सब आसान नहीं था बनाने वालों के लिए। उन्होंने दिया, हमारी पीढ़ी ने उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, कमजोर करने का काम करना नहीं चाहिए किसी भी रूप में, कहीं भी। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। तो पिछले 77 सालों में संविधान ने वो सब किया जो उससे अपेक्षित था, तो परंतु क्या हमने ऐसा किया जो हमसे अपेक्षित था? एक अच्छी बात भारत के लोगों के बारे में कहूंगा, हम सब के बारे में, कि भारत के लोगों ने संविधान में अटूट श्रद्धा रखी। जब आप श्रद्धा रखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाता है। इसीलिए कई बार मैं इसका उल्लेख करता हूं कि भारत में पावर ट्रांसफर करने के लिए संघर्ष नहीं हुआ कभी। बहुत सारे देशों में हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत, उनको सबको मालूम है कि भारत के लोगों की श्रद्धा है, अगर इससे डेविएट करेंगे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के भाव को भारत के लोगों ने जिया। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया भारत के लोगों ने। राष्ट्र को एक रखने में, चाहे वो शांति काल हो, चाहे युद्ध काल हो, चाहे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हो, संविधान ने हमेशा परीक्षा दी, हर प्रश्न का उत्तर भी दिया। और अगर उसको, मैं मानता हूं कि उसमें संविधान 100% सफल रहा हमारा, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जैसी आवश्यकता अगर आपको पड़ेगी तो परिवर्तन के स्कोप भी उसमें अंदर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कोई बहुत रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया बनाने वालों ने, क्योंकि वो जानते थे कि देश आगे बढ़ेगा, देश इवॉल्व होगा, नई आवश्यकताएं होंगी, नई जरूरतें होंगी। उसके हिसाब से अगर परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन के स्कोप होने चाहिए, और वो उन्होंने दिए। लेकिन हम भारत के लोग रक्षक हैं संविधान की भावना के, मूल्यों के और अपेक्षाओं के, और इसमें मैं भारत के लोगों के भी मानूंगा कि हम सब ने उसमें बहुत अच्छे से अपना योगदान किया। आज उनको भी याद करने का दिन है जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, स्वतंत्रता के लंबे इतिहास में अपना सब कुछ लुटाने वाले उन बेटे और बेटियों को भी याद करने का दिन है। क्योंकि जो भारत है, इन सब ने भारत को भारत बनाने में अपना योगदान किया है, और आजाद भारत में भी जिन सब ने भारत को भारत बनाने में योगदान किया, उन सबको भी याद करने का दिन है।
एक महशर आफरीदी की मैं कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूँगा। महशर आफरीदी, उन्होंने कहा कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस खुश नसीबी का एहसास करते रहना, रोज करते रहना, ये बहुत आवश्यक है बदलते हुए भारत में। आज जो कर्तव्य पथ पर परेड हो रही है उसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर। ये भारत को अंधेरे से उजाले में लाने वाले 150 वर्ष हैं, राष्ट्रीय चेतना के वर्ष हैं, संघर्ष और बलिदान के वर्ष हैं, अंग्रेजों से छुटकारे के वर्ष हैं और आगे बढ़ते हुए भारत के वर्ष हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 में इसको लिखा और 1882 में आनंद मठ उपन्यास में इसका प्रकाशन हुआ। यह संस्कृत निष्ठ बंगाली में रचित है, बंगला में रचित है। इसमें संस्कृत की गंभीरता भी है और बंगला की कोमलता भी है। ऐसा है ये वंदे मातरम, संस्कृत की गंभीरता भी है और बंगला की कोमलता भी है। और सोचो कालखंड क्या था उस समय। ब्रिटिशर्स पुश कर रहे थे, क्या पुश कर रहे थे? आप गाइए गॉड सेव द क्वीन। ये सॉन्ग के लिए आग्रह था, दुराग्रह था, पुश था, सब था। और ऐसे समय में वंदे मातरम गाया जाना उनको तो अच्छा लगना नहीं था, लेकिन अच्छी बात देखिए भारत के मनों को बहुत अच्छा लगा और सारे भारत ने इसको गाया, समझा, और उसके कारण से 1905 भारत के आज़ादी के आंदोलन का मील का पत्थर वर्ष साबित हुआ। 1905 में हम जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ, और किस आधार पर हुआ? रिलीजन के आधार पर हुआ, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और हिंदू मेजॉरिटी एरिया। लेकिन भारत के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, बहुत विरोध हुआ उसका। बंगाल में हुआ, बंगाल से बाहर हुआ, हर प्रांत में हुआ, और उसका जो उस क्रांति का जो ज्वाल बना, उद्घोष बना, वो वंदे मातरम बना। ब्रिटिशर्स इतना घबराते थे, वो चाहते थे कि आप गॉड सेव द क्वीन गाइए और आप गाते हैं वंदे मातरम, और उनको यदि चिढ़ाना भी हो तो थोड़ा बोल जाइए वंदे मातरम, तो आपको गिरफ्तार किया जाता था। इस पर प्रतिबंध भी लगा बंगाल के एक इलाके में, एक हिस्से के अंदर। और उस समय भारत का मन रिलीजन के आधार पर राज्य बनाने का नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने एक व्यवस्था करी कि जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है उसमें राखी बांधे जाए, ताकि एक सामाजिक सरोकार का, बंधुत्व का एक मैसेज जाए। ऐसे कार्यक्रम भी हुए, और इसका बहुत विरोध हुआ, और 1911 में दिल्ली दरबार के समय में इसको वापस लेना पड़ा। दिल्ली दरबार से 2 घोषणाएं हुई। ब्रिटिशर्स को समझ आया कि अब राज्य वहां से नहीं चला सकते, कलकत्ता से चलाया नहीं जा सकता, और राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया, और दूसरी अनाउंसमेंट की गई कि अब बंगाल को वापस एक किया जाएगा। कितना विरोध हुआ। लॉर्ड कर्जन उस समय थे जब इन्होंने किया, वो चले गए। दूसरे वॉयसराय आए, उन्होंने अपने तरीके से इस बात को संभालने का भी प्रयास किया, पर बात संभली नहीं। तो मन में मेरे सवाल आता है कि 1947 जो समाज, हिंदू समाज भी, मुस्लिम समाज भी, दूसरे भी लोग एक राज्य के विभाजन को तैयार नहीं थे। सबने विरोध किया, पूरा विरोध किया। 1947 में राष्ट्र के बंटवारे के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या सोच थी वो जो राष्ट्र का बंटवारा कर गई और कहीं विरोध नहीं हुआ उस सोच का? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। तो 1905 से 1911 एक कालखंड है बहुत इंपॉर्टेंट, जब दिल्ली आई, दिल्ली ब्रिटिश सरकार यहां आई और इसी भवन से चली, हम सब जानते ही हैं। तो 1905 से 11 तक और 11 से 47, ये 42 वर्ष का कालखंड है। इसमें बदला क्या? इससे भी तो कुछ लेसन सीखने चाहिए कि बदला क्या है। भारत तो तैयार नहीं था, भारत के लोग और समाज तो तैयार नहीं था विभाजन के लिए, एक राज्य के विभाजन के लिए, रिलीजन के आधार पर तैयार नहीं था। तो भारत में बदला क्या? वो जो सोच जिसने बदलती चली गई, 37 में पहले वंदे मातरम को काटा और 47 में देश कटा। अगर 37 में जब वंदे मातरम काटा जा रहा था, यदि उसका ठीक से विरोध किया होता, शायद 47 में इसका विरोध होता, बिना विरोध के, बिना प्रतिरोध के। और बाउंड्री का जो नक्शा था वो भी आजाद होने के कई दिन के बाद में रिलीज किया गया, यानी पता भी नहीं था कौन सा हिस्सा कहां जा रहा है। इतना मिसमैनेजमेंट ब्रिटिशर्स ने किया
लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा और लाखों लोगों की जान भी गई इस सारे प्रोसेस के अंदर। क्या संसार में ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट की घटना दूसरी हुई है क्या, जिसमें राज्य जिम्मेदार है उसको करने के लिए? उसको राज्य जिम्मेदार है उसको करने के लिए, तो बदला क्या? और लॉर्ड माउंटबेटन का बड़ा एक फेमस कोट है, उन्होंने कहा कि मैंने भारत जैसे देश का विभाजन करा दिया बिना ब्रिटिश ब्लड की एक बूंद भी गिराए। कैसी सोच है कि 10 लाख लोगों का जान चली गई, उनके ब्लड की कोई कीमत नहीं। ऐसी सरकारें, ऐसे ब्रिटिश राज ने जिस सोच को, जिस व्यवस्था को जन्म दिया होगा, आज उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें पुरखों का बहुत आभार रखना चाहिए कि लंबा संघर्ष हुआ। लेकिन हुआ क्या 1905 से 47 के बीच में? पहला हुआ दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खान थर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कोई भी पार्टी बनती है उसको जमने में वक्त लगता है। तब तक भारत का मन, भारत के लोगों का मन, किसी भी समाज का मन कलुषित नहीं था इस बात को लेकर। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम पर इंपीरियल काउंसिल में मुसलमानों के लिए आरक्षण पहली बार दिया गया। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की नींव हुई और ये विभाजन की नींव पड़ी यहां से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग के दुराग्रह पर किया गया और जैसे जैसे मुस्लिम लीग मजबूत होती चली गई, विभाजन की भूमि तैयार होती चली गई। इसको भी तो समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे मुस्लिम लीग मजबूत होती चली गई, उससे पहले वो उसका कोई खास अस्तित्व था नहीं। वैसे मैं तो मानता हूं बाद में भी कोई खास अस्तित्व नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सर सैयद अली इमाम ने लीग के 1908 के सेशन में कहा, आई कोट, When I find the most advanced province of India put forward the sectarian cry of Vande Mataram as the national cry, the sectarian Rakhi Bandhan as a national observance, my heart is filled with despair and disappointment. मैं पूछता हूं कि उसके लिए तो आपको डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मुस्लिम आरक्षण मानते हुए ये डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ क्या? ऐसे बताइए, ऐसे लोगों का क्या किया जाए जिन्हें हर सामाजिक और राष्ट्रीय भाव में सांप्रदायिकता नजर आती है? आपको क्यों नजर नहीं आई सांप्रदायिकता उसमें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में? इकबाल ने 19 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग की सभा में जो इलाहाबाद में हुई थी, उसकी स्पीच में कहा कि एक मुस्लिम देश का विजन मुसलमानों के सामने रखा, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान का रूप लिया। उस सभा में इकबाल ने क्या कहा, मैं कोट करता हूं इकबाल को, मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। तब ये पंजाब दिल्ली तक था, ये ध्यान रखा जाए। एक अलग प्रांत बनाया जाए, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन या ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर एक देश। संयुक्त उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन करके मुझे मुसलमानों का अंतिम भाग्य प्रतीत होता है, कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का। और एक और बात कही कि वी आर कल्चरली इनकम्पैटिबल विद हिंदूज। कितनी गलत बात है ये। 1938 में इकबाल की मृत्यु हुई। मैं जानकर बार बार उल्लेख करता हूं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जाता रहा, महिमा मंडित किया गया इकबाल को। 1938 में इकबाल की मृत्यु हुई। मार्च 1940 में जब मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया, तो जिन्ना ने क्या कहा कि अगर आज इकबाल जीवित होते तो बहुत खुश होते। आज अगर इकबाल जीवित होते तो बहुत खुश होते कि हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इकबाल चाहते थे। आज इकबाल का सपना साकार होने की भूमिका तैयार हो रही है। ये इकबाल वही शायर है जिसने 1904 में, जब वो 27 साल के थे, तब लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हम भारत के लोग आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इस गीत को गाते रहते हैं। भारतीय आर्मी भी गाती है, ना उनको गाना चाहिए ना भारत के लोगों को गाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भारत विरोध का काम किया, उसने अगर 2 लाइनें अच्छी लिख भी दी तो क्या व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार आवश्यक नहीं है जब हम राष्ट्र के हित की चिंता करते हैं? और देखिए, इकबाल 1905 में इंग्लैंड में पढ़ने गए,
लौट के जब आता है तो तराने मिली लिखते हैं 1910 के अंदर। वो तराने मिली 1910, मैं 11 तक का कालखंड की बात कर रहा हूँ, देखो बहुत 1905 से 10 में लिखते क्या है, तराने मिली। उसमें लिखते हैं चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल ने लिखा इन ताजा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है, इन ताजा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है। नई फिलॉसफी चल रही, ताजा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है, जो पैराहन इसका है वो मजहब का कफन है, बाजू तेरी तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी है। पड़ गए विभाजन के बीच, पड़ गए विभाजन के बीज वहां से। और 1937 में जिस साल वंदे मातरम को खंडित किया, उस साल देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 37 में लागू हुआ। उसके बाद देश में चुनाव हुए। मैं क्यों कह रहा हूं कि देश के साथ अजीब सा एक घटनाक्रम हो गया, क्योंकि विरोध की मानसिकता कमजोर हुई थी। 1937 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस 11 में से 7 प्रोविंसेस में जीती, 5 प्रोविंसेस में तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, जिसके चलते कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई, कहीं पर अपने बल पर, कहीं पर एक कोalition गवर्नमेंट बनाई। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को मुस्लिम वोटों के केवल 4.8% वोट मिले। केवल 5% से कम वोट मिलने वाले को ब्रिटिश राज ने इस पार्टीशन का उत्तराधिकारी कैसे बना दिया कि उनसे बातचीत होगी। उसकी तो पार्टी को वोट ही नहीं मिले 1937 में। और मुस्लिम सीट्स पर, और जहां जिन जिन इलाकों से पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग बुरी तरह से वहां हारी। पंजाब में उनको केवल 2 सीट मिली, सिंध में 3 सीट मिली, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में तो 1 भी सीट नहीं मिली। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में 78 सीट जीती, मुस्लिम 78 सीट जीती, 89 में से 78 सीट्स वो जीती। और मुस्लिम आरक्षित सीटों पर बंगाल के अंदर कृषक प्रजा पार्टी जीती। अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकारी था तो ये लोग भी तो अधिकारी थे। जिसके पास 5% वोट 37 में नहीं आया, वो कैसे अधिकारी थे, एक बड़ा प्रश्न है। इसका मतलब है ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और ब्रिटिशर्स को समझ आया, अच्छे से समझ आया कि 37 के बाद में जो चुनाव हुआ, इसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है मुस्लिम लीग के पास नहीं है। उसको बनाने के लिए क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। 1937 से 42 तक यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के मिलकर के चलती थी, और सिकंदर हयात खान उसके चीफ मिनिस्टर थे, अच्छे पावरफुल नेता थे। 42 में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। कई बार देश का भी तो दुर्भाग्य आता है ना। और कांग्रेस, ब्रिटिश ने योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम लीग को बढ़ाया और दूसरी पार्टीज को कमजोर किया कि बातचीत का आधार बनाया जाए। और सबको लगा, मुस्लिम समाज को भी लगा होगा कि अरे ये तो यही लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव हैं। 37 तक ऐसा नहीं था, 38 में नहीं था, 39 में नहीं था, 40 में ऐसा नहीं था। तो हुआ क्या, आप 1946 में जो इलेक्शन हुआ, 1946 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग 73 सीट जीती आउट ऑफ 89 पंजाब में। यानी आप अगर राज्य किसी को बढ़ाता चला जाएगा तो उसका कद बढ़ता ही है। यहां से नीति और नियत का खोट नजर आता है। सारे सिस्टम का नीति का भी खोट नजर आता है, नियत का भी खोट नजर आता है। वो जो करना चाहते थे, तय कर चुके थे, तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को बिठाया गया। पर यह समय वो भी था जब जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर बुरी तरह से हार हुई। कांग्रेस की भी हुई, वो भी नहीं जीती, और जिन्ना भी नहीं जीते, मुस्लिम लीग भी नहीं जीती। दोनों ने वहां से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम शुरू कर दिया। इसी कारण से ये घटना 37 की, 37 में वंदे मातरम को काटा, फिर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। जब खुद आम मुसलमान ही मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं कर रहा था, तो फिर क्यों कुछ थोड़े से मुसलमानों के विरोध करने से वंदे मातरम काटने पर एक निर्णय हुआ, और 47 में देश काटने पर सहमति हुई। इससे आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन बचा नहीं गया। ये एक सोचने की बात है जब हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं कन्हैयालाल मुंशी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की भी स्थापना करी,
संविधान सभा के भी सदस्य थे। उन्होंने विभाजन की त्रासदी पर बात करते हुए कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, कि आप देखिए, एक बार जिन्ना ने अपनी मांग मनवाई, पहले लखनऊ पैक्ट हुआ, इस भरोसे पर मान लिया गया कि इसके बाद शांति आ जाएगी। बाद में उन्होंने कहा, मुझे मेरे 14 पॉइंट और अलग इलेक्टोरेट दे दो तो मैं मुसलमानों को आपके पास ले आऊंगा। हमने मान लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, कम्युनल अवार्ड मान लो, हमने फिर मान लिया। यह सब तो इस बार जब भी वो बात करते हैं तो अपनी कीमत को आगे बढ़ा लेते हैं। उनसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कभी कांग्रेस विभाजन को मानेगी, पर पूरी स्थिति पर वे तब तक हावी रहना चाहते थे जब तक पूरा भारत उनके कदमों में न आ जाए। तो 1905 से 47 के बीच में जो बदला, बहुत कुछ बदला, पर मैं समराइज करते हुए कहता हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग पावरफुल होती चली गई, अंग्रेजों ने फूट डालने की कोशिश करी और उसमें वो सफल हुए, क्योंकि जब राज्य फूट डालने का काम करता है तो बहुत तेजी से बढ़ता भी है। तो वो सफल हुए उसमें, और उसी नीति के तहत 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा हुई और पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने शुरू किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी आया उस समय, जहां से उन्होंने इसके बीज डालने शुरू किए। 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर वोट ना मिलना, यहीं से तुष्टीकरण शुरू किया। और सबसे जो एक अजीब सी घटना हो गई कि 1939 में कांग्रेस के मंत्री, आपके पास 8 राज्य थे प्रोविंशियल, सबने रिजाइन करा इस बात पर कि ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए कांग्रेस से सलाह नहीं ली, और उनका मानना था कि युद्ध में सहयोग के बदले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आपने सारी गवर्नमेंट छोड़ दी, आपने ग्राउंड छोड़ दिया मुस्लिम लीग के लिए। यहां से जिन्ना और नजदीक आ गए, उनका कद और बढ़ाने का मौका मिल गया ब्रिटिशर्स को। अगर वहां कांग्रेस रहती, बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का मानना है कि शायद ऐसा न करते तो बेहतर होता, पर जो हुआ उस समय, कई बार परिस्थितियां भी बना देती हैं, तो जिन्ना को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला कि सिर्फ मुस्लिम लीग गवर्नेंस में रह गई उस समय, और ये बाहर हो गए। तो ये जो सोच है कि जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, वो कोई हिंदुओं की पार्टी थोड़ी थी, उसमें तो मुस्लिम समाज भी बहुत था, उसको भी इग्नोर किया गया। इस सोच से मुक्ति कैसे हो, ये सोचने का समय है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलके विचारें ये समस्याएं सभी। भारतीय राष्ट्रबोध का सबसे सटीक सूत्र है, वंदे मातरम पहला प्रश्न पूछता है, सोमनाथ दूसरा प्रश्न पूछता है, और संविधान दोनों का उत्तर देने का प्रयास करता है और देता है, उत्तर देता है। वंदे मातरम भावना है भारत की, सोमनाथ स्मृति है भारत की, और संविधान विवेक है भारत का। भारत की भावना, भारत की स्मृति और भारत का विवेक साथ साथ चले, ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। स्मृति, भावना और विवेक, ये मिलकर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्ष हो गए सोमनाथ के पहले जो आक्रमण हुआ, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत में मनाया जा रहा है। आप सोचो, सोमनाथ के मंदिर को इतनी बार तोड़ा क्यों गया? क्योंकि आपके आत्मबल के लिए तोड़ा गया, आत्मविश्वास तोड़ने के लिए। क्या कुछ लोग बोलते हैं लूट के लिए तोड़ा गया होगा, तोड़ा गया होगा, लूट एक छोटा कारण हो सकता होगा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्वाभिमान को तोड़ा। लेकिन उसको जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार ही भारत के बेटे बेटियों ने उसको दोबारा बनाया। यानी भारत का स्वभाव है कि हमको जितना गिराएंगे, थोड़ा गिर सकते हैं, लेकिन बाद में भारत फिर उठ खड़ा होता है। इसीलिए तो 10,000 साल से बड़ी पुरानी सभ्यता है ये देश की, विश्व की। यह पुनर्निर्माण किसी राज्य का, राजा का या सत्ता का कार्य नहीं था। यह उस स्मृति का प्रतीक है जो हजारों सालों से भारत के मानस पटल पर अंकित है। तो 1951 में सोमनाथ का पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण हुआ। भारत के पुनर्निर्माण का यह मील का पत्थर है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण 1951 में हुआ, 52 में संविधान लागू हुआ, यहां से भारत का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। स्मृति को दबाकर, भुलाकर राष्ट्र बना नहीं करते। याद रखना, स्मृति को भुलाकर, राष्ट्र दबाकर राष्ट्र बना नहीं करते। सोमनाथ सदैव याद रखने का कारण है। हमको इसको भूलने का मतलब है इतिहास से हम सबक लेने को तैयार ही नहीं है। हमको इतिहास से सबक लेने की भी आवश्यकता है कि सोमनाथ दोबारा ना हो। आज का दिन संकल्प लेने का भी है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि राष्ट्र के हित की चिंता करने वाले मनों को तैयार करना। ये प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के हित की चिंता करने वाले मनों को तैयार करना। राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से कोई समझौता नहीं करना, न होने देना।
राष्ट्र के शत्रुओं को अपना शत्रु मानना, शत्रुबोध का एहसास रखना कि राष्ट्र के साथ, उसके हित के साथ किसी भी कीमत पर कभी भी कहीं भी कोई समझौता नहीं। और एक बात जो मैं हर बार कहता हूं, आज फिर आपसे कहूंगा कि आप फिर प्रॉमिस करें कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ, हाथ खड़े करें कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। नहीं करेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो यही संविधान हमसे अपेक्षा रखता है, यही भारत हमसे अपेक्षा रखता है। इस बदलते हुए भारत में हमको अपनी भूमिका खोजनी है, अपना समर्पण से आगे बढ़ना है, काम करना है, ताकि नई पीढ़ी जो तैयार हो वो इस समृद्ध भारत को संभालने में सक्षम हो, देश की चिंता करने वाली हो, देश से प्रेम करने वाली हो। इसी भाव का निर्माण हो, ये संविधान हमसे अपेक्षा रखता है। पुनः 77वें गणतंत्र दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।